नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द हेल्थ टॉक विद मी फौजिया। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर अमोदिता आहूजा, जिन्हें 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट और इस एपिसोड में हम कवर करेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाइक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड रेगुलर चेकअप्स क्यों ज़रूरी है। तो वेलकम डॉक्टर टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल है, गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करने की सही उम्र क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? मेरे हिसाब से कोई भी लड़की के जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं, मतलब 9 से 11 साल के बीच में, जो हम आजकल यूजुअल एज बोलते हैं जिस पे पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो बेस्ट एज है किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एज बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो लड़कियों को समझाने के लिए कि पीरियड्स का क्या इम्पोर्टेंस है, पीरियड्स में अपना ध्यान कैसे रखना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। ये एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एजुकेशन एक नींव है आपके पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए। तो उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्या रेगुलर पीरियड्स होते हैं, कैसे अपने आप का ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन करनी है। दूसरी बात, उनकी ग्रोथ स्पर्ट हो रही होती है इस टाइम पे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें समझाएं कि आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, आयरन कैल्शियम की क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें हमें बतानी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है HPV वैक्सीन देना इस टाइम पे। HPV वैक्सीन एक इकलौती वैक्सीन है जो कि यूट्रस का जो माउथ होता है, सर्विक्स, उसके कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन है। तो ये एज 9 ईयर्स से अबव जो भी लड़की है उस सबको ये वैक्सीन लेनी जरूरी है, क्योंकि हमें कैंसर के अगेंस्ट एक वैक्सीन मिलती है और हम जितनी जल्दी देंगे उतना असर ज्यादा आएगा। तो 9 से 11 साल की उम्र बहुत ही क्रूशियल उम्र है और इस टाइम पे हर पेरेंट को ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो उन्हें उनकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर लेके जाए। कैसे पता चलेगा कि पीरियड पेन नॉर्मल है या कुछ सीरियस है, क्योंकि हर किसी को ना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल। तो अगर सपोज पीरियड, 2 टाइप के पीरियड पेन होते हैं जिसको हम 2 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं हम स्पास्मोडिक, जो कि क्या बोलते हैं कि पीरियड स्टार्ट हुआ, I have heard this word for the first time. पीरियड स्टार्ट हुआ और पीरियड स्टार्ट होते ही क्रैम्प शुरू हुए और जैसे पीरियड कम हुआ क्रैम्प्स खत्म होते गए। और एक को हम बोलते हैं कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। वो क्या होता है कि पीरियड शुरू होने से पहले ही पीरियड क्रैम्प शुरू हो गए और ब्लोटिंग शुरू हो गई, और फिर जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुए पीरियड पेन खत्म हो गया या कम हो गया, है ना। तो ये 2 टाइप के होते हैं। तो अगर किसी इंसान को स्पास्मोडिक पेन्स है, मतलब इन द सेंस स्पास्मोडिक डिस्मेनोरिया, मतलब पीरियड शुरू हुआ, क्रैम्प्स हुए, खत्म, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। पर लेकिन किसी को पीरियड शुरू होने से पहले क्रैम्प्स शुरू हो रहे हैं और पीरियड शुरू होते ही वो खत्म हो रहे हैं और साथ में प्री मेंस्ट्रुअल सारे सिम्टम्स हो रहे हैं और इतना पेन हो रहा है कि वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को हैम्पर कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन यू नीड टू गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट योरसेल्फ एग्जामिन्ड। ओके, so this is how you differentiate that whether it's a normal period pain or it is something जो आपको evaluate करना जरूरी है। डॉक्टर, प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल इश्यूज होते हैं लाइक मॉर्निंग सिकनेस होता है या लो एनर्जी फील करते हैं लोग, सो इसके लिए कौन से फूड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज़रूरी हैं जो हेल्पफुल कर सकते? सबसे इम्पोर्टेंट बात एक तो ये है कि हमें अपने खाने में स्पाइसेस कम करने हैं, बिकॉज दैट इज द मेन रीजन फॉर एसिडिटी, ठीक है। हर 2-2 घंटे में अपने मील्स को प्लेस करना है, मील्स को छोटा करना है। जो भी आप खा रहे हो, जैसे सपोज अगर आप 2 पराठा ब्रेकफास्ट में लेते हो तो डिवाइड इट इनटू हाफ, हैव 1 पराठा एट 9 o'clock, 1 पराठा एट 11 o'clock, यू नो। डिवाइड योर मील्स, जितना ज्यादा डिवाइड करोगे उतना एसिड, खाली एसिड पेट में कम रहेगा, उतनी नॉजिया वॉमिटिंग कम होगी। फिर हम सबको ये बोलते हैं कि जैसे ही आप उठो, ब्रश करने से पहले कुछ क्रैकर या कुछ समथिंग जिसमें ना सॉल्ट है ना शुगर है, बिस्किट, वो ले लो ताकि जो आपके रात का एसिड है वो पूरा रिलीव हो जाए। नट्स आर अ वेरी गुड सोर्स, स्पेशली सोक नट्स। रात को सोक करो, सुबह ले लो, वो भी पूरी एसिडिटी को रिलीव करेंगे। विटामिन B6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर प्रिवेंटिंग नॉजिया एंड वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो यूजुअली किसी को नॉजिया वॉमिटिंग होता है तो वी एडवाइज कि आप एग्स, सामन, ये सारी चीजें बढ़ाओ विच आर नॉट एसिडिक, और ये दे आर रिच इन विटामिन B6 एंड omega-6 फैटी एसिड्स एंड दे विल हेल्प इन रिलीविंग दिस नॉजिया एंड वॉमिटिंग। और कोई भी चीजें जैसे अदरक वाली चाय या फिर कॉफी और ये जो बहुत एसिडिक चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। अच्छा, ओके। ताकि जितना एसिड हम कम बनेगा बॉडी के अंदर उतना नॉजिया कम होगा।
ओके बिकॉज देन इट बिकम्स अ साइकिल. आपको नॉजिया हुआ, वॉमिटिंग हुई तो डिहाइड्रेशन हुआ, हाँ. डिहाइड्रेशन से फिर से नॉजिया होगा, सो इट बिकम्स अ साइकिल. सो वी हैव टू स्टॉप इट राइट इन द स्टार्ट सो दैट वो साइकिल में हम घुसे ही ना. PCOS के अर्ली साइंस क्या होते हैं एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन PCOS एंड PCOD. तो बेसिकली PCOS एंड PCOD आर वन एंड द सेम थिंग. Okay. दोनों एक ही है. PCOD हम पुराने जमाने में टर्मिनोलॉजी यूज करते थे. Okay. PCOS हम नए जमाने की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. PCOS हमने उसको क्यों नया नाम दिया? क्यों? क्योंकि PCOS एक ऐसी बीमारी है जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, हाँ. जो कि हमारी पूरी बॉडी को इन सम फॉर्म और द अदर अफेक्ट करती है. हाँ. तो इट इज नॉट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट इज गेटिंग अफेक्टेड, बट द होल सिस्टम एज अ होल इज गेटिंग अफेक्टेड. क्योंकि इसका सबसे मेन रीजन है ओबेसिटी, नो एक्सरसाइज, ईटिंग आउटसाइड फूड, ईटिंग पैकेज्ड फूड, और ये सारी चीजें हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती हैं. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉजेज ऑल द हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से PCOS होता है. अब कैसे पता चलेगा कि आपको अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं PCOS के? पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, 2 महीने 3 महीने पीरियड्स नहीं आ रहे, और जब भी आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर 21 डेज से पहले यानी महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है और इवन आप एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके चेहरे के साइड पे, साइड बर्न्स पे, फेस पे पूरे बाल आने शुरू हो गए, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ वेयर इट इज नॉट नीडेड, एंड हेयर फॉल फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज एक्चुअली नीडेड. तो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ PCOS और PCOD, जो कि हमें अर्ली स्टेज पे पकड़ने बहुत जरूरी है. इनमें से कोई भी अगर एक फीचर भी है तो भी हमें इवेल्युएट करना जरूरी है कि इट कैन बी PCOS, बिकॉज इट हैज बिकम सो कॉमन. पहले हम बोलते थे 1 in 100, नाउ इट हैज बिकम 1 in 5. Every 5 women, 1 girl has PCOS. Yeah. It has become so common. And why? Because we are just not taking care of the kind of food girls are eating. They're just eating momos and packaged food and chips and biscuit, and they are not eating green leafy vegetables. They are not eating proper ghar ka khana. It is just outside meals that they are taking. And the second important problem is exercise. They are not exercising at all. Coming back home, just watching TV, not doing anything else. So these are the 2 main causes. और इसको ही अगर हमने ठीक कर लिया तो PCOS अपने आप ट्रीट हो जाएगा, है ना. सबसे सिंपल कॉज है इसका और सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है, पर यही समझना मुश्किल है. कुछ लोगों को PCOS के साथ डायबिटीज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. क्या हो रहा है? वेट गेन हो रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है. नाउ व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? हमारी बॉडी में हार्मोन होता है इंसुलिन, दैट इज सिक्रीटेड बाय पैंक्रियाज. वो क्या करता है? हमारी बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करने में और मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है. अब इंसुलिन मसल के थ्रू काम करता है. जो हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं उसके ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि शुगर को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. तो नाउ इसमें क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मतलब इंसुलिन बॉडी में है लेकिन वो काम ही नहीं कर पा रही है, वो रिसेप्टर पे जाके एक्ट ही नहीं कर पा रही है. तो जब इंसुलिन ही नहीं एक्ट कर पा रही है तो वो शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी. शुगर मेटाबोलाइज नहीं होगी तो क्या होगा? शुगर बॉडी में बढ़ेगी. तो दैट इज द रीजन व्हाई PCOS पेशेंट्स में, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द कॉज, बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है. इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इफ नॉट केप्ट अंडर कंट्रोल दे बिकम प्री डायबिटिक इनिशियली, के मतलब शुगर थोड़ी बढ़नी शुरू हुई है और फिर फाइनली दे बिकम डायबिटिक लेटर ऑन इन लाइफ. Okay. तो दैट इज वाई कंट्रोलिंग PCOS इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर हमने इसे नहीं कंट्रोल किया तो बाद में जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीजेस एंड स्लीप एपनिया, मतलब जो रात को खराटे मारना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारी प्रॉब्लम्स बाद में जाके बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. एंड इवन एंडोमेट्रियल कैंसर यानी लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसका कैंसर के इंसिडेंस बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ PCOS नॉट बीइंग कंट्रोल्ड एंड बिकॉज ऑफ डायबिटीज. क्या PCOS का प्रेगनेंसी पर असर होता है? अगर PCOS कंट्रोल नहीं किया गया, अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, यू आर नॉट टेकिंग एनी केयर ऑफ इट, तो 10% ऑफ PCOS पेशेंट दे विल नीड IVF ट्रीटमेंट और दे हैव इनफर्टिलिटी. अदरवाइज
90% of PCOS patient, if it is well controlled and सारे medicines are going on properly, they will not have any problem in conceiving. PCOS में problem क्या होती है? अंडा नहीं बन रहा है ना? छोटे छोटे अंडे इकट्ठे हो जाते हैं पर एक बड़ा अंडा मेच्योर होके नहीं निकल पाता. क्यों? क्योंकि हॉर्मोन्स एडिक्वेट बॉडी में नहीं है. तो अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, वो छोटे छोटे अंडेदानी में इकट्ठे हो जाते हैं, मेकिंग देम बल्की. एंड वन एग विच इज नीडेड फॉर द प्रेगनेंसी वो नहीं निकलेगा. बट अगर हमने उसको कंट्रोल किया तो एग फॉर्मेशन विल हैपन ऑन मंथली बेसिस एंड इट विल हैपन रेगुलरली, सो नथिंग एल्स विल हैपन. सो यू विल नॉट सफर फ्रॉम इनफर्टिलिटी और यू विल नॉट नीड IVF अनलेस और अनटिल PCOS इज नॉट कंट्रोल्ड. सो PCOS के जो सिम्टम्स है वो एज के साथ चेंज होते हैं एंड प्रेगनेंसी के बाद चेंज होते हैं? हो सकते हैं. कई लोगों को इरेगुलर पीरियड्स इनिशियली रहते हैं, बाद में प्रेगनेंसी के बाद पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, बट दे फॉर्म अलग अलग, उनको सिम्टम्स आने लगते हैं जैसे हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, हेयर लॉस. तो डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स आ सकते हैं. दे कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका हार्मोनल स्टेटस कैसा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसी है, उस हिसाब से द सिम्टम्स कैन वेरी अकॉर्डिंग टू योर वेरियस लाइफ चेंजेस और फेजेस. डॉक्टर, मेंटल हेल्थ का पीरियड्स पर क्या असर पड़ता है? अगर किसी Does it make the periods irregular? Yes. So या गैप जो आता mental है? health में हम अगर बात करें तो हम बात करेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन और एनी स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज, राइट? जब भी बॉडी में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस में बॉडी में हमारे एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज प्रोलैक्टिन, ओके, एंड कॉर्टिसोल. So these hormones, they basically prevent the egg release and causes the cycles to be irregular. So if you are under stress, तुम कभी भी देखना, when you are under stress, you will miss your period. I don't है ना? miss, but When it you are comes late. traveling, or it is a delayed period. हाँ. When you are traveling, your body is under stress, you will again miss your period. So that is the first this thing कि stress का direct effect periods पे होता है. And when you are anxious or when you are depressed, at that time your body is constantly under stress. You are thinking something. There are some random negative thoughts that are going on in your body. In that situation, prolactin hormone जो होता है that increases in the stress response, और वो prolactin hormone periods को नहीं आने देता. So irregular periods में सबसे पहले we ask if somebody comes to us, पहले हम PCOS rule out करते हैं, pregnancy rule out करते हैं for sure. Then the third thing that comes is all Stress. mental health related issues, or if you're taking any anti-anxiety or anti-depression medications, because those medications are also responsible for delay of periods. अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है? बिकॉज ऐसा होता है ना, किसी को 5 दिन पहले आ जाते हैं, किसी को 10 दिन बाद आते हैं, या किसी को 1 महीने का गैप हो जाता है. तो there are various apps हाँ. जो कि आजकल अवेलेबल है. बट शुड वी डिपेंड ऑन दैट? I think you should, because they are very accurate. जैसे एक flow Okay. करके एक app है which is very good. You put your this thing, you will exactly know, and it will also tell you कि you are about to get your periods, है ना? This is your day, you should expect your periods. But क्योंकि अगर आप अपने mental उससे रखोगे तो you will miss it for yes, sure. हाँ. And it will also tell you these apps that whether your periods are regular or not. Because ये important है ना हमें जानना कि हमारे 21 दिन में पीरियड आ रहे हैं या 35 डेज में पीरियड आ रहे हैं. क्योंकि अगर 21 दिन से कम मतलब जल्दी पीरियड आ रहे हैं तो भी उसको हम इरेगुलर बोलेंगे. अगर 35 डेज से ज्यादा हम के बाद पीरियड आ रहे हैं तो उसको भी हम इरेगुलर बोलेंगे, राइट? तो इसीलिए पीरियड साइकिल को जानना बहुत जरूरी है. एंड द एप्स आर रियली गुड. दे विल एक्चुअली एंड एक्यूरेटली टेल यू कि आपका क्या पीरियड साइकिल है, कि कब आपकी ओव्यूलेशन हो रही है. सो इफ यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी, ट्रैकिंग योर पीरियड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 90% एक तो कपल्स का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता बिकॉज दे आर सो बिजी इन देयर लाइफ दीज डेज, एंड ऑल्सो दे डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एक्चुअल टाइम पीरियड जिसमें उनको दे शुड हैव कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इनफर्टिलिटी इज इंक्रीजिंग. इट्स नॉट इनफर्टिलिटी, इज एक्चुअली द लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स दैट इज कॉजिंग देम टू नॉट बिकॉज कंसीव. पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट जो पीरियड्स वाला है, पीरियड्स वाले डेज के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड ओव्यूलेशन. Yeah, so you That have is the to be time, in contact with each other उस ovulation time हाँ, में. अगर आपका ovulation time में if you're not making contact, obviously pregnancy कैसे होगी, है ना? तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है. एक तो they don't have time
फॉर ईच अदर। दूसरी बात ये दे डोंट एग्जैक्टली नो कि वो पीरियड साइकिल में किस टाइम इज द एक्यूरेट टाइम। तो यूजुअली हम सबको बोलते हैं कि 11th डे से 20th डे के बीच में यू शुड रेगुलरली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सो दैट द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्रीजेस। तो ये पीरियड ट्रैकिंग विल हेल्प विद ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट टू नो दैट कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं या नहीं, एंड दूसरा इफ यू आर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी देन इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट। डॉक्टर यहीं पे आई वांट यू टू एक्सप्लेन लाइक हमारे दर्शकों की व्हाट इज ओवुलेशन। बेसिकली हमारे अंडेदानी में हर महीने अंडे बनते हैं, ठीक है। अंडे होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, पर एक अंडे को फर्टिलाइज होने के लिए स्पर्म से एक पर्टिकुलर साइज का होना जरूरी है, उसके बिना प्रेगनेंसी नहीं होगी। हाँ. और वो साइज होता है यूजुअली 18 to 20 mm। 18 to 20 mm का अंडा बनना का एक साइकिल है, इट्स अ लाइफ साइकिल कि छोटे 2 mm 1 mm से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के वो 20 mm तक होगा। फिर वो अंडेदानी से निकलेगा, निकल के ट्यूब में आएगा। ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और स्पर्म अगर ट्यूब में जाके मिलता है अंडे से तो वहां प्रेगनेंसी होगी, और फिर वो पूरी प्रेगनेंसी आके यूट्रस में सेटल होती है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज, और इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। मतलब छोटे अंडे के बड़े अंडे में बनना और अंडे का अंडेदानी से निकलना इज ओव्यूलेशन। ओके। एंड दैट हैपेंस अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं, 28 से 30 डेज का साइकिल है अगर आपका, तो यूजुअली 13th 14th डे पे वो एग रिलीज होना चाहिए। सो डॉक्टर नाउ आई वांट टू नो दैट क्या फ्रीक्वेंट यूटीआई होना, क्या ये किसी और की तरफ संकेत करता है? क्या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? यस एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यूटीआई को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हाँ. क्योंकि एज अ फीमेल हमारा जो यूरेथ्रा होता है, मतलब जो यूरिन पास करने का पैसेज होता है, वो बहुत पतला होता है ना, और वो बिल्कुल वजाइना के बिल्कुल बगल में होता है। तो सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वी आर वेरी प्रोन टू यूटीआई एज अ फीमेल, है ना। और अगर आप बाहर काम कर रहे हो, बाहर के टॉयलेट्स यूज कर रहे हो, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके नहीं रख रहे, यू आर सिटिंग इन ऑल दोज टॉयलेट्स एंड डूइंग द यूरिन ढंग से पास नहीं कर रहे हो, बहुत देर तक होल्ड करके रख रहे हो, या फिर पानी नहीं पी रहे हो, ये सारे रीजंस है। या फिर अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ और उसके बाद आपने यूरिन पास नहीं किया, तो ये सारे रीजंस है रिकरेंट यूटीआई के। तो सबसे पहले हमें सारी चीजें रूल आउट करनी है कि क्या ये हम सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ये सब ठीक है और फिर भी बार बार यूटीआई हो रहा है, तो फिर हमें उसका रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है कि क्या कोई पैसेज में प्रॉब्लम है, क्या कोई किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर कोई उसका पूरा जो यूरेटर होता है उसमें कोई स्टोन बन रहा है, या ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम, तो वो उसे फिर हमें इवैल्यूएट करना जरूरी है। या कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो रही है जो पता नहीं चल रही, जिसकी वजह से रिकरेंट यूटीआई हो रहा है। तो ये सारी चीजों को इवैल्यूएट करना, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि पब्लिक वॉशरूम नहीं जाने के लिए दे जस्ट कंट्रोल लाइक फॉर आवर्स, व्हिच इज रॉन्ग, व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ तो बैठो मत, हाफ स्क्वाट करो और यूरिन पास करो, या फिर सबके पास अपने स्प्रेज होते हैं, हाइजीन स्प्रे करो, टिश्यू पेपर से साफ करो, टॉयलेट पेपर को दोनों तरफ बिछाओ और बैठो। और टच नहीं होना चाहिए कोई भी स्किन का हिस्सा, टॉयलेट सीट से टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रिकॉशंस जब हम फॉलो करेंगे तो यूटीआई होने के चांसेस ऑलमोस्ट 50% हो जाते हैं, है ना। और जब भी यूरिन पास करो जोर से पास करो, धीरे धीरे आराम से नहीं करो, और कम से कम 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे इज मस्ट, क्योंकि दैट इज अगेन वन ऑफ द कॉमन रीजंस कि लड़कियों को क्यों यूटीआई होता है, कि वो सबके काम करती रहेंगी, अपना ध्यान नहीं रखेंगी, पानी पीना भूल जाएंगी। कुछ हम तो बहुत पानी पीते हैं, लेकिन जब एक्चुअली कैलकुलेट होगा तो वो 1 लीटर तक भी नहीं पहुंचेगा। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इनका ध्यान रखेंगे तो हमारे यूटीआई होने के चांसेस आधे हो जाएंगे। डाइट और एक्सरसाइज हमारे हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करता है, और पीरियड्स को रेगुलर बनाने में क्या ये मदद करता है? बिल्कुल, जैसे अभी हमने पीसीओडी की बात करी, क्या कॉज है पीसीओडी का? डाइट और एक्सरसाइज ना करना, है ना। बाहर का खाना खाएंगे हम, जो भी चिप्स सब होते चीजों हैं, में बाहर का खाना जरूर आ जाता है। चिप्स बिस्किट्स जो स्पेशली प्लास्टिक में आते हैं, है ना, वो सारी चीजों में हमारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स और हार्मोनल डिसरप्टर्स होते हैं, बिकॉज सब में माइक्रोप्लास्टिक्स होता है, ठीक है। जितना हम शेल्फ से उठा के खाना खाएंगे उतने हमारे हार्मोन्स डिसरप्ट होंगे। आपने देखा होगा पहले लड़कियों को पीरियड्स आने स्टार्ट होते थे 11 से 13 की एज में, आजकल आने लगे हैं 8 से 9 साल की एज में। क्यों? क्योंकि खाना क्या हो रहा है, या तो जो फ्रिज में स्टोर्ड खाना है वो लोग घर लेके आ रहे हैं, या जो हमें
इजीली अवेलेबल है कि हाँ, चिप्स मिल गए, बिस्किट मिल गए, बना बनाया पैकेज फूड मिल गया, हमने उठाया और हमने खा लिया, या फिर मोमोज, चटनी, ये सारी चीजें, बिकॉज दे ऑल हैव हार्मोन डिस्टरप्टर्स एंड दिस इज व्हाट गर्ल्स आर ईटिंग नाउअडेज एंड दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। क्योंकि वो एक्सरसाइज करना भी तो अंदर से आना चाहिए ना। मदर्स को दे शुड पुश देयर चिल्ड्रन टू गो आउट एंड डू द एक्सरसाइज। व्हेन दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग, ये सारी चीजें क्या कर रही है, हार्मोन्स डिसरप्ट कर रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, जो हमारे ब्रेन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं एफएसएच एंड एलएच, उनका इम्बैलेंस करा रही है। और जब उसका इम्बैलेंस होगा, एग रिलीज नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ वेरी फाइन ट्यूनिंग दैट इज रिक्वायर्ड। एग फॉर्मेशन इज अ वेरी डेलिकेट प्रोसेस। जरा सा कुछ होगा, जरा सा भी, इवन एज आई सेड के स्ट्रेस होगा, हार्मोन्स, LH हार्मोन जो होता है वो सबसे जल्दी बढ़ता है स्ट्रेस में और इन सारे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। एंड LH इज अ हार्मोन दैट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ द एग, प्रॉपर एग का साइज बढ़ने में प्रिवेंट करता है। तो जब LH बढ़ेगा, एग नहीं बनेगा, एग नहीं बनेगा तो एग रिलीज ही नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू रीच अ पर्टिकुलर साइज टू गेट रिलीज ना। तो फिर पीरियड्स इरेगुलर होंगे एंड हेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, मसल को फंक्शन करने में हेल्प करता है, मसल की फंक्शनिंग बढ़ाता है। जितनी मसल की फंक्शनिंग बढ़ेगी, ग्लूकोज मेटाबोलाइज ज्यादा होगा, फैट मेटाबोलाइज ज्यादा होगा, प्रोटीन मेटाबोलाइज ज्यादा होगा, इंसुलिन बेटर एक्ट करेगी, बॉडी का जो हार्मोनल मिल्यू है वो मेंटेन रहेगा और उससे पीरियड्स रेगुलर रहेंगे। आपने देखा होगा पतले लोग भी होते हैं, उनको भी पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाइट खाएंगे वो सब कचरा पचरा और एक्सरसाइज नहीं करेंगे। उन लोगों में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, उन लोगों में भी PCOS हो सकता है, और ऐसे लोगों को हम लीन PCOS कैटेगरी में डालते हैं। दो टाइप के PCOS कैटेगरी होते हैं, लीन एंड ओबीस। ओबीस तो सबको पता है, मोटे हो तो PCOD होगा, लेकिन पतले लोगों में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। और ये सब जो हम आजकल खाना खा रहे हैं उसकी वजह से ही मोमोज की वजह से। तो इसीलिए ये अर्ज है मेरी सबसे कि प्लीज जो आपकी माता जी जो घर में खाना बना रही है उसको खाओ, जितना फ्रेश खाना खा सकते हो, दैट विल एक्चुअली हेल्प इन मेंटेनिंग योर हार्मोन्स। जितना हम बाहर खाना खा रहे हैं, ऑलरेडी जो हमें वेजिटेबल्स मिल रही हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट आर केमिकल्स आर देयर इन दैट। इतने पेस्टिसाइड्स, इतने सब कुछ वो लोग डाल के, और जब तक हमारे तक पहुंचता है, वो पेड़ से लेके हमारे तक पहुंचने की जर्नी ऑलरेडी 2-2.5 महीने की होती है। तो क्या फ्रेशनेस रह गई उसके अंदर? सबसे पहले ये। दूसरी बात, मिल्क जो आजकल बन रहा है वो इतने हॉर्मोन्स डाल के बन रहा है, तो इवन मिल्क इज नॉट गुड। इवन मिल्क इज डिसरप्टिंग ऑल आवर हॉर्मोन्स। तो ऑलरेडी जो नेचुरल चीजें हैं उसमें इतने केमिकल्स है, तो जिसमें केमिकल है उन चीजों को हमें जरूरी खाना है। एटलीस्ट जितना हम नेचुरल रह सके, जितनी हम ऑर्गेनिक चीजें खा सके, या जितने फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जितना तक हमारा एक्सेस है, जितना हम तक बन पे आ सकती है, उतना तो हम कर सकते हैं ना, रादर देन इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन आवर बॉडी ऑफ ईटिंग मोर एंड मोर केमिकल्स, है ना। एंड अगेन अल्कोहल एंड स्मोकिंग नीड्स टू गो, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, केमिकल्स को ऑल्टर करते हैं, हार्मोन्स को ऑल्टर करते हैं, एंड हेंस पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शट डाउन पे ले आते हैं। IVF सिंपल स्टेप्स में आप समझा सकते हो, जो ये जिनको नहीं पता कि क्या है तो उन्हें समझ आए। अभी मैंने आपको समझाया कि एग निकला ओवरी से, ट्यूब में जाता है, वहां तक जाता है स्पर्म, वहां पे स्पर्म और एग मिलते हैं, और फिर पूरी प्रेगनेंसी जो बेबी फॉर्मेशन होता है वो आके यूट्रस में सेटल होता है ना। IVF इज नथिंग, हम क्या कर रहे हैं कि जो फीमेल है उससे उसका अंडा निकाल रहे हैं, जो मेल है उससे उसका स्पर्म ले रहे हैं और उसको बाहर फ्यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग इट नेचुरली इन द बॉडी। ठीक है, हमने उसको बाहर फ्यूज किया, थोड़ा सा बेबी को ग्रो किया टिल अ पर्टिकुलर स्टेज, और फिर हमने उसको मदर के यूट्रस में डाल दिया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एज द नेम सजेस्ट। वी आर टेकिंग आउट द एग एंड द स्पर्म, और हम उसको बाहर फ्यूज करके बेबी बना के हम उसको यूट्रस में डालते हैं। इससे हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। IVF में क्या चैलेंजेस या रिस्क हो सकते हैं? IVF में चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि जब हम एग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो एग फॉर्मेशन में हमें कुछ हार्मोन्स देने पड़ते हैं, तो दोज हार्मोन्स कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी सम टाइम। बट IVF जिसको जरूरत है उसको जरूरत है। सपोज किन लोगों को जरूरत है, जिनकी या तो अंडे नहीं बन रहे, या फिर जिनकी ट्यूब्स काम नहीं कर रही है, क्योंकि ट्यूब इज एन इम्पॉर्टेंट
फेलोपियन ट्यूब जो हमारी होती है, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रिप्रोडक्शन ना, क्योंकि वहीं तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। हाँ. और अगर ट्यूब बंद है, रास्ता बंद है, तो एग और स्पर्म कैसे मिलेंगे? हाँ. नहीं मिल सकते। तो अगर वो रास्ता बंद है, या फिर अंडा नहीं बन रहा, या फिर स्पर्म के अंदर, मतलब मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो इमोटाइल है, उनकी मोटिलिटी नहीं है, या उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, आकार में ठीक नहीं हाँ. है, तो इन सब सिचुएशंस में किसी को भी आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन सारे उसमें अगर हम हार्मोन्स दे रहे हैं अंडे बनाने के लिए, तो वो हार्मोन्स बहुत हाई डोज में होते हैं, तो उससे ब्लोटिंग, वेट गेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर वो हार्मोन्स बाई चांस ज़्यादा दिए गए या बॉडी बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड कर रही है, तो सडनली अंडेदानी के अंदर बहुत सारे अंडे बन सकते हैं, ओह. जिसकी वजह से मदर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि आईवीएफ में, तो वी हैव टू मेंटेन अ वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन कि कितना हमें हार्मोन देना है, कितना नहीं देना, कितना अंडा बन रहा है, वो उनको हमें मॉनिटर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए कितनी आईवीएफ साइकिल्स की ज़रूरत होती है? ये बहुत ही सब्जेक्टिव वो है, क्योंकि कई लोग फर्स्ट साइकिल में ही कंसीव कर जाते हैं, और कई लोगों को 3-4 साइकिल, सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्यों आईवीएफ किया जा रहा है, क्या रीजन है आईवीएफ करने का, उस पर डिपेंड करता है। बट 90% लोग इन 2 to 3 साइकिल्स दे कंसीव। एक और सवाल यहीं पर है डॉक्टर कि क्या एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट करता है आईवीएफ को? एब्सोल्युटली, क्योंकि हमने बाहर फ्यूजन करा दिया, पर सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है कि एम्ब्रियो जो बच्चा बना वो कैसी क्वालिटी का बना। वो क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि एग की क्वालिटी कैसी है और स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जो एम्ब्रियो, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, तो वो क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और जब वो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो सक्सेस रेट ऑब्वियसली गोज डाउन। एज का आईवीएफ पर कुछ असर होता है? अगर एज मेल की या फीमेल की दोनों की ज्यादा है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ एग्स, क्वालिटी ऑफ स्पर्म, क्योंकि जितनी ज्यादा एज होगी क्वालिटी उतनी डिटियोरेट करती जाएगी, जितनी डिटियोरेट करेगी क्वालिटी उतना सक्सेस रेट ऑफ आईवीएफ विल गो डाउन। सो ओल्डर कपल्स के लिए फिर क्या ऑप्शन है? सो डिपेंडिंग अपॉन के पहले ट्राई हम उनके खुद के अंडों से करते हैं कि भाई उनके खुद से अंडे से कैसे क्वालिटी अंडे निकल रहे हैं, स्पर्म्स निकल रहे हैं, और कैसे उनके एम्ब्रियोज बन रहे हैं, कोई जेनेटिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है ऐसे बनने से। अगर सब ठीक है तो उनके खुद के अंडों से और स्पर्म से किया जाता है आईवीएफ। पर अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि उनके अंडे नहीं बन रहे, या अंडे और वो स्पर्म ठीक है लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही है, तो इन सब सिचुएशन में वी हैव एन ऑप्शन ऑफ डोनर एग्स एंड डोनर स्पर्म। ओके. दैट मीन्स व्हाट यू मीन बाय डोनर एग्स, मतलब कि कोई हेल्दी इंसान जो कि यंगर है, जिसकी क्वालिटी ऑफ एग्स अच्छी हैं, हम उनसे अंडे लेके और मेल पार्टनर का स्पर्म लेके फ्यूज करके हम मदर के अंदर इम्प्लांट करते हैं। डॉक्टर आजकल ना औरतों को ये नहीं पता है दैट व्हाट इज अनयूजुअल वाइट डिस्चार्ज और उसके कॉजेज क्या होते हैं. सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन दैट. देखो, वाइट डिस्चार्ज एक नॉर्मल सिक्रीशंस की तरह है। जैसे अगर हम खाने को देखें हमारे मुंह से पानी आता है, हाँ. वैसे ही हमारी नॉर्मल वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। पर लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज एंड एन एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज। नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, जिसमें कोई स्मेल नहीं होती, जिसमें कोई इचिंग नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मल डिस्चार्ज होगा वो। बट लेकिन अगर उसका कलर चेंज है, यानी वो ग्रीन कलर का है, या उसकी कंसिस्टेंसी चेंज है, यानी वो दही जैसा है या बिल्कुल थिक है, या फिर उससे आसपास पूरी इचिंग हो रही है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज एंड एन एबनॉर्मल वेजाइनल। तो अगर ये सारे सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं तो दैट मीन्स इट इज एबनॉर्मल, आपको जाके चेक कराना है और उसका ट्रीटमेंट लेना है। और अगर आपको सिंपल नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज है जिसमें कोई इचिंग नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर चेंज नहीं है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई लोगों को वो थोड़ा ज्यादा होता है, कई लोगों को वो थोड़ा कम होता है। ये भी एक मिथ होता है कि अगर इतना वाइट डिस्चार्ज हो रहा है हमारी हड्डियां घुल घुल के निकल रही है। इट्स अ वेरी नॉर्मल डिस्चार्ज, जो कि हमारे ग्लैंड्स जैसे हमारे मुंह में होते हैं वैसे ही हमारे वेजाइनल एरिया में होते हैं, हमारे यूट्रस के माउथ में होते हैं। विद एवरी, इट इज बेसिकली वेजाइना का मैकेनिज्म है कि हम उसको क्लियर ऑफ करते जाएं। जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, जो गंदगी है, जो सिक्रीशंस है, उनको क्लियर ऑफ करने का ये एक तरीका है। दैट्स ऑल। सो डॉक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल वजाइनल डिस्चार्ज के अमाउंट या टाइप को कैसे चेंज करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइट डिस्चार्ज के जी, तो जब हमारे एग रिलीज होने का टाइम होता है, उस टाइम हमारा वाइट डिस्चार्ज बढ़ता है।
और जब हम, क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन्स हमारी बॉडी में पीक पे होते हैं, तो दैट इज व्हाई द वाइट डिस्चार्ज एट दैट टाइम इंक्रीजेस. द सेकेंड टाइम, दैट इज जस्ट बिफोर द पीरियड्स, उस टाइम पे सारी ब्लड सप्लाई जो बॉडी की होती है दैट इज फोकस्ड ऑन आवर यूट्राइन ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि बॉडी इज बेसिकली ट्राइंग टू प्रिवेंट यू नो मेक द बॉडी रेडी फॉर द प्रेगनेंसी. पर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तभी पीरियड्स हो रहे हैं, है ना. तो उसमें पूरी बॉडी के जो ब्लड सप्लाई होती है वो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाती है. अब जब पूरी ब्लड सप्लाई वहां जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है तो सिक्रीशंस भी ज्यादा बढ़ेंगी. तो जस्ट बिफोर द पीरियड्स वाइट डिस्चार्ज इंक्रीजेस, एंड एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, बिकॉज उस टाइम पे हार्मोन सबसे ज्यादा होते हैं, दोनों टाइम पे सिक्रीशन सबसे ज्यादा होती है. एंड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे भी वाइट डिस्चार्ज होना इज नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम पे पूरे का पूरा ऑर्गन्स दे आर बीइंग सप्लाइड बाय ऑल द ब्लड ऑफ योर बॉडी, बिकॉज उसमें बेबी ग्रो कर रहा है. तो उस सिचुएशन में भी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस और सारा वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है. Thank you so much, doctor, Thank you. for sharing valuable insights with our viewers. Thank you so much for having me.